हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम? हिंदी माह के महीने पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू ऋतु। तो शिशिर ऋतु में आता है माघ और फाल्गुन, याद करने हैं आपको ये। वसंत में आता है चैत्र और वैशाख। ग्रीष्म में आता है ज्येष्ठ और आषाढ़। वर्षा ऋतु में आता है श्रावण और भाद्रपद। शरद में अश्विन और कार्तिक आता है। हेमंत ऋतु में आता है मार्गशीर्ष और पोष आता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए हिंदी महीने। अब आयुर्वेद के महीने भी चलते हैं। नाम तो सुना होगा, आयुर्वेद के महीने होते हैं तप, तपस्या, मधु, माधव, ये सुने होंगे। एक तपस्या होता है, एक नभस्य होता है, ऐसे नाम सुने होंगे आपने। इनको याद करना है। इनको याद करने की ट्रिक है, तेरी मेरी शादी इस साल नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखना, तेरी तेरी मेरी, एक बार दो देखते हैं। ठीक है, तो शिशिर ऋतु में आते हैं 2 महीने। तेरी से आता है तप तपस्या, मेरी से आता है मधु माधव। तो तप तपस्या किस में आएगा? शिशिर ऋतु में आएगा। मधु और माधव किस में जाएगा? वसंत ऋतु में जाएगा। ग्रीष्म में यानी कि शादी नहीं हो सकती, तो शादी, तो से सूची और शुक्र किस में आएंगे? ग्रीष्म में आएंगे। 3 हो गए, अब बाकी के 3 देखते हैं। तेरी मेरी शादी यहाँ तक हो गया। अब होता है नहीं हो सकती, यानी नहीं हो सकती इस साल, इस साल नहीं हो सकती इस साल, तो सकती, सकती। ठीक है, इन तीनों से विसर्काल बनेगा, देखना। तो नहीं के अंदर क्या आया? नभ और नभस्य। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल रहते हैं, नभ यानी आकाश, तो नभ नभस्य हो जाएगा वर्षा ऋतु। ठीक है, अगर वैसे भी याद नहीं हो तो। शरद में आएगा इस साल, तो ई से ईश और उर्ज। ठीक है, हेमंत ऋतु में आता है, और इस सह से क्या आएगा? सह और सहस्य, तो हेमंत ऋतु में आएगा सह और सहस्य। तो तेरी मेरी शादी इस साल नहीं हो सकती। इस ट्रिक से हमें करने हैं आयुर्वेद के महीने याद। तो ये था आपका नॉर्मल इंट्रो। अब एक बार मैं प्रावट ऋतु के बारे में बता दूं कि वो ऋतु बीच में कहाँ से आ जाती है। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखना, प्रावट ऋतु का वर्णन किसने किया है? प्रावट ऋतु का वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, अब देखो, अगर ऋतु जो होती है 6 ऋतु, इनके अगर अपन ने प्रावट ऋतु मान ली ना, तब अपन शिशिर को छोड़ देंगे, शिशिर नहीं मानेंगे। और अगर शिशिर को मान ली ना, तो प्रावट नहीं मानेंगे। ठीक है, ये आज सिर्फ मैं ऋतुचर्या का इंट्रो दे रही हूँ, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। तो यही इसी में पूरा चैप्टर है वैसे तो। एक बार के लिए इसमें लिखा नहीं मैंने। अब देखो, अगर अब पहले बात, प्रावट ऋतु मानेंगे किस में? प्रावट ऋतु हमेशा मानते हैं ग्रीष्म और वर्षा के बीच में। नहीं, यहाँ प्रावट लिखो। यहाँ अगर प्रावट लिखोगे तो शिशिर को काटोगे। तो पहली ऋतु कौन होगी? वसंत होगी, ग्रीष्म होगी, प्रावट होगी, वर्षा होगी, शरद होगी, हेमंत होगी। इस तरह से ये ऋतु चलती है। ठीक है, तो साधारण ऋतु मानी जाती है 3। तो साधारण ऋतु में है ना हमेशा प्रावट मानी जाती है, वर्षा ऋतु नहीं मानी जाती। ये आप पढ़ोगे चरक सूत्र 6, ऋतुचर्या वाला जो चैप्टर है, सारा चैप्टर उस चरक सूत्र स्थान 6 में है। बहुत अच्छे समझाया हुआ है उसके अंदर। प्रावट ऋतु जो होती है वर्षा के जस्ट पहले की ऋतु होती है, जिसे हम मानसून बोलते हैं। मानसून बोलते हैं और उसे वर्षा ऋतु बोलते हैं। ठीक है, अब इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है कि इनके हिंदी महीने कौन से होते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा, आपको नहीं याद रहेगा इतना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर ऋतुचर्या। ऋतुचर्या होती क्या है? यानी कि ऋतु के अनुसार जो हमारा आहार विहार होता है, क्योंकि ऋतु जैसे जैसे हमारे बाहर का पर्यावरण का एनवायरनमेंट बदलता है, पर्यावरण बदलता है, ऋतु बदलती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी बदलता है। हमारे शरीर के अंदर जो दोष हैं वो भी बदलते हैं। तो हमें जब ऋतु बदलेगी तो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग जो दोष बदलेंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? हमें आहार विहार करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से क्या होता है, एक ऋतुचर्या का एक दिनचर्या, एक रूटीन फॉलोअप होता है, उसे बोलते हैं ऋतु के अकॉर्डिंग अपना रूटीन फॉलोअप करना, ऋतुचर्या कहलाता है।
ठीक है। तो समय या काल का एक निश्चित भाग क्या कहलाता है? ऋतु कहलाता है। सीधी सी बात है, समय का एक भाग ही तो है ऋतु। जैसे शीत ऋतु चल रही है तो ये क्या है? अभी अभी क्या चल रही है? शिशिर ऋतु चल रही है, तो ये क्या है? समय का एक भाग है। अरे वो भी बताऊंगी क्या तुम लोगों को मैं? शिशिर ऋतु में जनवरी फरवरी आता है, वसंत ऋतु में मार्च और अप्रैल आता है, ग्रीष्म में मई जून आता है, वर्षा में जुलाई अगस्त आता है, शरद में सितंबर अक्टूबर आता है और हेमंत में नवंबर दिसंबर आता है। ये रह गया था मेरा, बीच में बता दिया। तो और उस ऋतु की और उस ऋतु में की जाने वाली चर्या को क्या बोलते हैं? ऋतुचर्या कहते हैं। अब आता है ऋतुचर्या का महत्व क्या होता है। आयुर्वेद में चिकित्सा से एक सिद्धांत चलता है आयुर्वेद का, पुरुषो अयम लोक संमितम, यानी कि जो भाव पुरुष में है यानी हमारे अंदर है वो इस लोक में है। यानी कि जो अगर बाहर का वातावरण चेंज होगा तो शरीर में भी चेंजेज होंगे। इसका कहने का मतलब ये है। तो इसके अकॉर्डिंग इस संसार के तुल्य है, अर्थात जो भाव इस जगत में है वही हमारे शरीर में है। सीधी सी बात है। अतः ऋतु परिवर्तन के समय शरीर में भी परिवर्तन होते हैं और वही परिवर्तन क्या होते हैं? इस शरीर में होते हैं। यानी जो परिवर्तन बाहर होते हैं वही हमारे शरीर में होते हैं। तथा दोष धातु मलों की स्थिति भी उसी प्रकार परिवर्तित होती है। सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, शरीर में चेंज हुआ। शरीर में कौन रहते हैं? दोष धातु मल रहते हैं। इनमें भी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ऋतु के अनुसार शरीर में दोषादि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, किया जाने वाला आहार विहार ही ऋतुचर्या है। इसके सेवन से दोष धातु मल इनकी स्थिति क्या होगी? अबेदमल होगी। यहाँ पे ये चेंज होता रहे और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बिगड़ रहे हैं, अपना संतुलन तो बिगाड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम चेंज ही नहीं होंगे, हम तो वैसा ही करेंगे। हम सर्दी के अंदर भी कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, हमें मतलब ही नहीं है, तो तुम भी लोग बीमार होगे कि नहीं होगे? होगे। हमें चाहिए उस टाइम में उष्ण, तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। किस लिए चेंज कर रहे हैं? ताकि ये दोष धातु मल ये जो विषम अवस्था में चले गए हैं ये साम्य अवस्था में आ जाए। तो ऋतु के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार ऋतुचर्या के पालन से व्यक्ति क्या होता है? स्वस्थ और निरोगी रहता है। नेक्स्ट है, ये पढ़ रहे हैं। अब ये पढ़ा चुकी हूँ मैं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिवीजन मात्र है। काल दो होते हैं, एक वर्ष में कितने अयन? 2 अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है, कितने महीने का होता है एक अयन? 6 महीने का होता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण को आदान काल भी बोलते हैं और दक्षिणायन को क्या बोलते हैं? विसर्ग काल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस क्या आदान काल और विसर्ग काल में। सूर्य उत्तर दिशा में रहता है उत्तरायण में, उत्तरायण यानी कि आदान काल में उत्तर दिशा में गति करता है। दक्षिणायन यानी कि दक्षिण दिशा में गति करता है। हमेशा आदान काल की जो वायु होती है वो रुक्ष रहती है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आदान काल की वायु रुक्ष रहती है, वहीं विसर्ग काल की वायु जो होती है वो अरुक्ष रहती है। आदान काल की वायु क्या होती है? तीव्र रहती है। आदान काल में जो स्नेहांश होता है उसका शोषण हो जाता है, क्योंकि सूर्य का बल तेज होता है, इसलिए हमारे शरीर में बल का ह्रास होता है, दुर्बलता आती है। वहीं विसर्ग काल में क्या होती है? स्नेहांश की वृद्धि होती है और शरीर में बल बढ़ता है, स्निग्धता आती है, इसलिए शरीर का पोषण होता है। स्वभाव आग्नेय होती है ये ऋतु, और ये ऋतु क्या होती है? सौम्य होती है, यानी इसमें चंद्रमा बलवान है तो इसमें क्या है? सूर्य बलवान है। ऋतुएं देखते हैं तो शिशिर वसंत ग्रीष्म आएगी आदान काल में, वर्षा शरद हेमंत आएगी विसर्ग काल में। रस अगर देखते हैं तो तिक्ष कटु सॉरी अपन ने देखा था ना, कटु तिक्त कसाय, तीन ऊपर जाके नीचे से ऊपर आए थे अपन, तो कटु तिक्त कसाय, और इसमें होती है मधुर अम्ल लवण, इन रसों की वृद्धि होती है। बल अगर देखते हैं, सीधी सी बात है, आदान ऋतु में बल का ह्रास होता है, वहीं विसर्ग काल में क्या होता है? ऋतु की बल की वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे क्रमशः बल की वृद्धि होती है। जैसे कि शिशिर ऋतु में बल का ह्रास कम है, इसमें बसंत में ज़्यादा होगा और ग्रीष्म में बिल्कुल कम हो जाएगा बल, इस तरह से। ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोबारा बोल देती हूँ एक बार फटाफट।
काल दो थे, आदान काल और विसर्ग काल। एक काल में 3 ऋतु शिशिर वसंत ग्रीष्म, विसर्ग काल में वर्षा शरद हेमंत। रस की वृद्धि अगर देखते हैं तो तिक्त कसाय कटु, अम्ल मधुर, अम्ल लवण और मधुर। बल अगर देखते हैं तो हमेशा शिशिर ऋतु और हेमंत में उत्तम रहेगा, बसंत और शरद में मध्यम रहेगा, वहीं ग्रीष्म और वर्षा में कैसा रहेगा, हीन बल रहेगा। ठीक है। हिंदी महीनों के नाम अगर देखते हैं तो माघ और फाल्गुन रहेगा शिशिर में, चैत्र वैशाख रहेगा वसंत में, ज्येष्ठ आषाढ़ रहेगा ग्रीष्म में, श्रावण और भाद्रपद रहेगा वर्षा में, अश्विन कार्तिक माह रहेगा शरद ऋतु में, वहीं मार्गशीर्ष और पौष रहेगा हेमंत ऋतु में। अब देखते हैं आयुर्वेद के महीने में तेरी मेरी शादी इस साल नहीं हो सकती के अंदर हमने देखा था कि शिशिर ऋतु में तप्तपस्य, वसंत में मधुमाधव, ग्रीष्म में शुचि शुक्र, वर्षा में नवनवस्य और शरद में ईर्ष और उर्ज और हेमंत में आता है सहसहस्य। भारत में स्थान परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है, सीधी सी बात है। यहाँ का देख लो, मनाली का देख लो, टेम्परेचर अलग है, जलवायु भी अलग है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उधर वर्षा अधिक होती है, शीत कम होती है, अतः यहाँ वर्षा की जगह प्रावट ऋतु मानी जाती है। किंतु शीतकाल की केवल एक ही ऋतु होती है, हेमंत। सीधी सी बात है कि अगर तुम प्रावट मान रहे हो तो तुम शिशिर को नहीं मानोगे, वहाँ तुम सिर्फ हेमंत मानोगे सर्दी में ओनली, बस। इसी प्रकार उत्तम पश्चिमी जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर शीत अधिक होती है, वर्षा कम होती है, वहाँ प्रावट ऋतु नहीं होती जैसे अपने हैं। वहाँ शीतकाल की 2 ऋतु होती है, कौन कौन सी, हेमंत भी रहेगी और शिशिर भी रहेगी। ये दोनों ही ठंड की ऋतु में होती हैं, शीत की ऋतु होती हैं, तो ये दोनों रहेंगी। अब देखते हैं एक दिन में हमारा जो दिन है इसके अंदर ऋतु कैसे चलती है, एक दिन में 6 ऋतु कैसे होती है उसका बताया गया है। तो वसंत ऋतु कब का एहसास कब होता है हमें, पूर्वाह्न में, यानी सुबह, हल्का हल्के से ठंडा रहता है ना सुबह सुबह। मध्याह्न में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो हमें ग्रीष्म ऋतु का आभास होता है। अपराह्न में यानी कि संध्या के काल के समय प्रावट ऋतु रहती है। प्रदोष यानी कि जस्ट संध्या काल के बाद में, प्रदोष में वर्षा ऋतु का सा ठंडा ठंडा माहौल रहता है। मध्य रात्रि जब होती है मिडनाइट में शरद ऋतु का सा आभास रहता है, और वहीं सुबह होने से जस्ट पूर्व, सूर्योदय होने से जस्ट पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रत्युष काल में हेमंत ऋतु रहती है। प्रदोष सायंकाल को बोलते हैं, प्रत्युष सुबह होने से पहले यानी रात्रि से पूर्व के समय को बोलते, सूर्योदय से पूर्व के समय को बोलते हैं। संचय प्रकोप प्रशमन अगर देखें ऋतुचर्या की दृष्टि से तो सबसे पहले हमें हमेशा प्रकोप याद करना, कुछ याद नहीं करना। तो प्रकोप याद करेंगे बस हम तो वात का प्रकोप वर्षा में, पित्त का शरद में, कफ का वसंत में। इससे पहले वाली में तो कर दो संचर, इसके बाद वाली में कर दो शमन, बस खत्म। तो वर्षा से जस्ट पहले कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म। शरद से जस्ट पहले वर्षा, वसंत से जस्ट पहले कौन सी है, शिशिर। हो गया। शमन करना है, वर्षा के जस्ट बाद कौन है, शरद। शरद के जस्ट बाद कौन है, हेमंत। और वसंत के बाद कौन है, ग्रीष्म। तो ये हो गया शमन। आज के लिए बस थोड़ा सा और करते हैं, संशोधन की दृष्टि से ऋतु देखते हैं। वात का संशोधन यानी कि बस्ती क्रम कौन सी ऋतु में करवाया जाता है, प्रावट और वर्षा ऋतु में करवाया जाता है। प्रावट में भी करवाते हैं, वर्षा में भी करवाते हैं। साधारण ऋतु में कौन सी ऋतु आती है, प्रावट ऋतु आती है। पित्त का शरद ऋतु में क्या करवाते हैं, विरेचन करवाते हैं, संशोधन करवाते हैं। और कफ का संशोधन वसंत ऋतु में करवाते हैं और वमन कर्म करवाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा वरना। बाकी जो ऋतु बची हैं 6 वो पढ़ते हैं कल। आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ पूछना है? आज के लिए धन्यवाद।